देखिए ना मित्रों, सुपरहिट फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। अरबी भाषा के शब्द मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला वक्त। ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन अब हकीकत में भी पाकिस्तान का आने वाला वक्त भारत ही तय करने वाला है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का कमर तोड़ने वाली है, यानी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ अब पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई यानी मंगलवार को चंडीगढ़ में एनआईए के निदेशक और 5 राज्यों के डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में एक अहम मुद्दा था पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना। जांच एजेंसियों और पुलिस ने शहजाद भट्टी गैंग की 4 मुख्य आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का प्लान बनाया है। ये गतिविधियां हैं सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई का रैकेट, क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए पैसे का लेन देन और भारत में शहजाद भट्टी का क्राइम नेटवर्क। मित्रों, हो सकता है आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो कि एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के खिलाफ भारत में इतना लंबा चौड़ा प्लान क्यों तैयार किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब है शहजाद भट्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन। आईएसआई के लिए शहजाद भट्टी अब भारत विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन गया है। साल 2023 तक शहजाद भट्टी सिर्फ ड्रग्स के धंधे में शामिल था, लेकिन अब वो भारत में अपराध और आतंक दोनों को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारत के 2 सीमावर्ती प्रांत यानी पंजाब और राजस्थान में शहजाद भट्टी अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। सीमा पार यानी पाकिस्तान से भट्टी गैंग के अपराधी ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। ड्रग्स के धंधे से भट्टी गैंग अपनी जेब भरता है और हथियारों को भारत में मौजूद देश विरोधी तत्वों को सप्लाई किया जाता है। पिछले 9 महीनों की बात करें तो भट्टी गैंग से जुड़े 25 से ज्यादा अपराधी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 6 पर बॉर्डर पर तस्करी के जरिए हथियार मंगाने और फिर उन्हें सप्लाई करने के भी आरोप हैं। बाकी आरोपियों पर ड्रग्स के धंधे और फिरौती के लिए धमकाने के इल्जाम हैं। इसी वजह से एनआईए और अलग अलग राज्यों के पुलिस विभाग अब शहजाद भट्टी के क्राइम सिंडिकेट को शिकंजे में कसने का प्लान बना रहे हैं। अब हम आपको पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बनाए गए त्रिकोणीय प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस प्लान का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों की भर्ती रोकना है। वर्ष 2024 में शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू की। आईएसआई के इशारों पर उसने तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम का एक गुट बनाया। सोशल मीडिया के जरिए इस गुट से जुड़े अपराधी भारत में मौजूद कट्टरपंथी तत्वों से संपर्क करते हैं और उन्हें हथियार या ड्रग्स सप्लाई करने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसे ही युवाओं की अब कड़ी निगरानी की जाएगी। शहजाद भट्टी गैंग हथियारों की सप्लाई के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि भारत में इन ड्रोन से सप्लाई हासिल करने वाले किरदारों के लिए अलग एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तीसरा अहम बिंदु है शहजाद भट्टी की काली कमाई। इसके लिए भट्टी गैंग के हवाला नेटवर्क का पता लगाया जाएगा ताकि भारत का पैसा भट्टी गैंग तक ना पहुंच पाए। यह जगजाहिर है कि दुनिया की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने मकसद पूरा करने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करती रही हैं। अमेरिका में तो एक इंक्वायरी में सीआईए ने खुद कबूला था कि एजेंसी ने ड्रग डीलर्स का इस्तेमाल किया था। ड्रग्स और आतंक की इसी जहरीली कॉकटेल को अब पाकिस्तान ने भी अपना लिया है। शहजाद भट्टी जैसे अपराधियों को मुनीर की एजेंसीज ने भारत विरोधी साजिशों का हथियार बना लिया है। इसी किस्म की नीतियों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कैनेडी कहते थे, जिन सरकारों को लगता है कि वो राक्षसों जैसे अपराधियों का इस्तेमाल करके अपने हित साध सकती हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये अपराधी एक जानवर जैसे होते हैं जो अपने फायदे पूरे होने तक साथ देते हैं और फिर अपनी सरकार को ही नुकसान पहुंचाते हैं। शहजाद भट्टी भी अपने फायदे के लिए ही आईएसआई के निशाने पर, इशारों पर भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा बना हुआ है। वर्ष 2015 तक शहजाद भट्टी कराची के खोकर गैंग का एक गुर्गा भर था, एक छोटा सा गुर्गा था। इसके अंदर कराची पुलिस का इतना डर था कि यह दुबई भाग गया था। 2023 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने शहजाद भट्टी के सिर पर हाथ रखा और आज शहजाद भट्टी पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया है। चोरी से अपना क्रिमिनल करियर शुरू करने वाला शहजाद भट्टी का गैंग आज दुनिया के 7 अलग अलग देशों में अपना क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। पाकिस्तान समेत ब्राजील और पुर्तगाल में भट्टी गैंग की मौजूदगी है। यूएई में तो शहजाद भट्टी ने बड़े बड़े फार्म हाउस तक बना रखे हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूएई में शहजाद भट्टी की संपत्तियों की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ खाड़ी के कुछ और देशों में शहजाद भट्टी जो गैंग है
वो ड्रग्स सप्लाई का भी धंधा करता है। पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में शहजाद भट्टी गैंग की संपत्ति तकरीबन 500 करोड़ की मानी जाती है। इसी पैसे को भट्टी ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मित्रों, डीएनए की शोधशाला में जब हमने भट्टी की एंटी इंडिया गतिविधियों पर शोध किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। भारत में आपराधिक और आतंकी गतिविधियां कराने के लिए शहजाद भट्टी ने एक रेट लिस्ट तैयार कर रखी है। अब हम आपको भट्टी गैंग की यही रेट लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। यही वजह है कि अब भारतीय एजेंसियां शहजाद भट्टी गैंग को पूरी तरह कुचलने के लिए कमर कस चुकी हैं। पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के इस काले किरदार के मंसूबों और मददगारों पर फाइनल प्रहार का आरंभ हो चुका है। भट्टी के क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए सीमा पार से हो रही बातचीत पर भी पूरी और पक्की निगरानी रखी जाएगी। एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि पाकिस्तान से सटे इलाकों में इनक्रिप्टेड ऐप्स के इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी। ये ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके जरिए हुए संवाद को पकड़ना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ उन लोगों पर भी नजर रखी जाएगी जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में स्थित अकाउंट्स के साथ चैट या बातचीत करते हैं। इस निगरानी के लिए सभी सीमावर्ती प्रांतों के पुलिस विभाग की जो टीम है वो अलग अलग गठित की जाएगी। 90 के दशक में पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को अपना मोहरा बनाया था। सालों तक पाकिस्तान में छिपकर दाऊद भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। आज दाऊद का दौर ढल चुका है तो शहजाद भट्टी को खड़ा किया गया है। मायने साफ है कि चाहे आतंकवाद हो या अंडरवर्ल्ड, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन दांव चलता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंक को चोट पहुंचाई है। अब नंबर पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का है, यानी ना भारत विरोधी आतंकवाद बचेगा और ना ही अंडरवर्ल्ड। मित्रों, आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की नीति पर चलता है। अपराध के खिलाफ भी पाकिस्तान की मानसिकता यही है। उसके लिए अपराधी भी अच्छा और बुरा होता है, लेकिन भारत के लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है और अपराधी सिर्फ अपराधी है। इसलिए जब गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं तो इसमें टारगेट पर सिर्फ सीमा पार वाले नहीं होंगे, सीमा के अंदर रहने वाले गैंगस्टर्स भी होंगे। यानी माफिया चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत में मौजूद हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनआईए की अगुवाई में हुई इस अहम बैठक में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जैसे अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन का प्लान बनाया गया है। बैठक में तय किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग चलाने वाले अपराधियों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जाएगी। इस नीति के तहत गैंगस्टर को फिरौती और ड्रग्स की बिक्री से होने वाली कमाई की निगरानी की जाएगी। इन गैंगस्टर्स से जुड़े लोगों के खातों पर कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में मौजूद अफसरों के बीच ये सहमति बनी कि उचित कानूनी कार्रवाई के बाद गैंग से जुड़े लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जांच एजेंसियों ने यह भी फैसला किया कि जो नौजवान गलती से इन गैंग्स के साथ जुड़ गए हैं, उन नौजवानों को सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके लिए नौजवानों की धरपकड़ के बाद उनकी काउंसलिंग का सुझाव दिया गया है ताकि वो भविष्य में संगठित अपराध से दूरी बनाएं और ऐसे गैंग्स के झांसे में ना आए। सजा की जगह सुधार को तरजीह देने की इस नीति पर पूर्व न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक मुकदमे के दौरान प्रकाश डाला था। न्यायमूर्ति अय्यर ने कहा था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। इसका अर्थ है जिस तरह किसी संत का अतीत होता है, ठीक उसी तरह पापी का भी एक भविष्य होता है। इसी वजह से पापी या आरोपी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। मित्रों, अब हम उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति के बारे में कहा जाता है ये अनंत संभावनाओं का खेल है। आज जो आपके साथ है वो कल विरोधी खेमे में जा सकता है और जो विरोधी है वो आपके साथ आ सकता है। आज शरद पवार की पार्टी ने परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार को एक बड़ा संकेत दिया है। चर्चा यह भी है कि पवार की पार्टी एनडीए के करीब आ रही है। कुछ समय पहले तक ये खबर आ रही थी कि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने वाला है। पिछले महीने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कांग्रेस में विलय पर विचार करने का भरोसा भी दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब कांग्रेस में विलय की जगह पवार गुट के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। क्या इसी राजनीतिक अगर मगर में कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ है? इस सब के बीच एक बैठक प्रधानमंत्री आवास पर भी हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद हैं। इसमें संगठन की नई टीम और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होने की बात की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन पहले आपको यह समझना चाहिए कि शरद पवार की पार्टी के एनडीए में शामिल होने की बात क्यों की जा रही है। मित्रों, इन अटकलों के पीछे कुछ मुलाकातें हैं। तो पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में से लेकर दिल्ली तक हुई। मंगलवार रात गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई।
इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। इस बैठक के बीच ही उद्धव ठाकरे की पार्टी से शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले 6 सांसदों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि कल की बैठक में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई। संभावना जताई जा रही है कि एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए के साथ आ सकता है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की थी, लेकिन अब तक वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। उधर मुंबई में कल रात शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। उसके कुछ देर बाद अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी फडणवीस से मुलाकात की। यही वो मुलाकातें हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी चाहती है कि सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। पार्टी की तरफ से एक भारी भरकम मंत्रालय का सुझाव भी दिया गया है, जिस पर बीजेपी फिलहाल मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को फिलहाल टाला गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि शरद पवार की पार्टी के कुछ सांसद और विधायक भी उन पर सत्ता पक्ष के साथ जाने का दबाव बना रहे। हालांकि आज जब सुप्रिया सुले से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी के पाला बदलने की संभावनाओं से इनकार किया। आज के दिन हमारे पार्टी में ऐसी कोई ही चर्चा नहीं है, न प्रस्ताव आया है, न हमने किसको प्रस्ताव दिया। देखिए, शब्दों पे गौर करना होता है नेताओं के। आज के दिन, जिस पर सुप्रिया सुले ने बहुत ही जोर दे करके कहा। सुप्रिया सुले ने आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राजनीति में अगर दिल नहीं मिलते हैं तो साफ साफ इनकार किया जाता है। यह कहकर मना नहीं किया जाता कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने परिसीमन विधेयक को लेकर पार्टी का रुख नरम किया। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर सरकार हर राज्य में 50% सीट बढ़ाने की बात करती है तो न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि डीएमके और समाजवादी पार्टी भी समर्थन पर विचार कर सकते हैं। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं। अगर ये पाला बदलते हैं तो एनडीए का संख्या बल बढ़ेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु के चुनाव नतीजों के बाद वहां का समीकरण भी बदल गया है। जिस तरह कांग्रेस ने नतीजों के बाद डीएमके से दूरी बना ली, उससे स्टालिन नाराज हैं। कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए डीएमके ने संसद में अपना सिटिंग प्लान भी बदल दिया है। अब उसके 22 सांसद कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। इंडी गठबंधन की बैठक से भी डीएमके ने पूरी दूरी बना ली। अगर सुप्रिया सुले के दावे के मुताबिक डीएमके भी शर्तों के साथ परिसीमन विधेयक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सरकार का संख्या बल और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी मित्रों, दिल्ली और मुंबई में इन मुलाकातों के बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दावा किया है कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। चिदंबरम ने दावा किया कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए बीजेपी शरद पवार की पार्टी और डीएमके का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। अब वो अंतरात्मा की दुहाई देकर दोनों पार्टियों से बीजेपी का समर्थन नहीं करने की अपील कर रहे हैं। मित्रों, मॉनसून सत्र शुरू होने के अगले दिन यानी 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। सरकार ने इसी साल अप्रैल में 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था, लेकिन 2/3 समर्थन न होने की वजह से पारित कराने में नाकाम रही थी। उस समय लोकसभा में उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले थे। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, यानी 352 वोट चाहिए थे। इस तरह यह विधेयक 54 वोट से गिर गया था। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद लोकसभा के समीकरण में काफी बदलाव आया है। पिछले 3 महीनों के दौरान एनडीए जहां संसद में और मजबूत हुआ है, वहीं इंडी गठबंधन कमजोर हुआ है। टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसद एनडीए के साथ आ गए हैं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों का भी एनडीए को साथ मिला हुआ है। निर्दलीय और कुछ अन्य छोटे दलों को मिला दिया जाए
तो एनडीए को अभी करीब 330 सांसदों का समर्थन हासिल है, यानी वो 2/3 बहुमत से करीब 30 सांसद दूर है। अब अगर शरद पवार की पार्टी और डीएमके के सांसद बिल का समर्थन करेंगे तो ये लोकसभा में पास हो सकता है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां एनडीए को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो 2/3 बहुमत से केवल 6 से 8 सांसद दूर है। डीएमके और शरद पवार की पार्टी के समर्थन से उस कमी की भरपाई हो जाएगी, यानी शरद पवार और डीएमके शर्तों के साथ बिल का समर्थन करते हैं तो सरकार के लिए परिसीमन विधेयक पारित कराना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली से लेकर मुंबई तक मुलाकातों को लेकर चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसदों का साथ केंद्र सरकार के लिए परिसीमन विधेयक पास कराने के लिहाज से काफी अहम है। लेकिन इस समय बंगाल में जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन के बंगाल लौटने को लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तस्लीमा बंगाल लौटी तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, हिंसा भड़क जाएगी। मित्रों, इस धमकी के पीछे समान नागरिक अधिकारों के दमन की सोच है। ये वो सोच है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दूसरे के विचारों को जगह नहीं देना चाहती। अब पूरी खबर समझिए। प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। कोलकाता के रविंद्र सदन में कट्टरपंथ के विरोध में आयोजित इस कार्यक्रम में तस्लीमा नसरीन की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन सेकुलर मिशन और HRBFF ने किया है। आयोजकों का कहना है कि कट्टरवाद के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके संघर्ष के सम्मान में उन्हें आमंत्रित किया गया है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्यक्रम की जानकारी शेयर की। बताया गया कि वो इसमें उन्होंने शिरकत करेंगी। मित्रों, जानते हैं करीब 18 साल 8 महीने और 10 दिन बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता जा रही हैं। वो भारत में रहती हैं और सरकार ने उनके कोलकाता जाने पर कोई रोक भी नहीं लगाई है। फिर भी 2007 के बाद दिल्ली से कोलकाता तक पहुंचने में तस्लीमा नसरीन को लगभग 19 साल का समय लग गया। सोचिए, एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका और बांग्ला संस्कृति से जुड़ी एक प्रतिष्ठित शख्सियत को बांग्ला संस्कृति के केंद्र कोलकाता से दूर क्यों रखा गया? 2007 के बाद वो कोलकाता क्यों नहीं गई? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे समझने के लिए तस्लीमा नसरीन को लेकर एक विशेष नजरिया रखने वाले कुछ लोगों के बयान सुन लीजिए। इनके बयान और इनमें बोले गए हर शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि तस्लीमा नसरीन को 19 साल के बाद कोलकाता की जमीन पर लाने का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, सरकार क्या कराना चाहती है, क्या हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहती है? 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन को भारत बुलाने का मकसद ये है कि मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारना। ऐसे लोगों का स्वागत करना, ऐसे लोगों का सम्मान करना एक नए विवाद को जन्म देगा। और ये वो लोग हैं जो धर्म के खिलाफ लिखते हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान कतई नहीं करना चाहिए। देश में लोग उन्माद फैलाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जो कि कलकत्ता में एक तस्लीमा नसरीन की कार्यक्रम को रखा गया है, जिसका कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया पूरी तरह से विरोध करता है। जो देश की ऐसी गतिविधियों में शामिल रही हो जो मुस्लिम विरोधी हो और देश को तोड़ने की बात करती हो, तो भाजपा सरकार को ऐसे लोगों को ला करके क्या मिल रहा है, ये भी सोचने का विषय है। शब्द सुने आपने, गृह युद्ध, मुसलमानों के मुंह पर तमाचा, उन्माद फैलाने वाला कार्यक्रम, मुस्लिम विरोधी ताकतें। सोचिए, क्या एक लेखिका के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से भारत में गृह युद्ध हो जाएगा? क्या कट्टरपंथ के खिलाफ अपने संघर्ष की कहानी बयान करने और कविता पाठ से उन्माद फैल जाएगा? मित्रों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे कहने वालों की सोच में कट्टरपंथ, विद्वेष और असहिष्णुता का जहर कितनी गहराई तक भरा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए तो कबूल हैं, उनसे इन्हें विशेष प्रेम है, लेकिन इनकी विचारधारा को नहीं मानने वाली लेखिका कबूल नहीं है। हमने आपको बताया था कि तस्लीमा नसरीन करीब 19 वर्षों तक बंगाल से दूर रही। इसकी वजह यही विद्वेष से भरी सोच है। सोचिए, इन लोगों के दिलो दिमाग में एक स्वतंत्र लेखिका के लिए कितना विष भरा हुआ है।
जिस लेखिका को यूरोपीय संसद का सबसे प्रसिद्ध सखाराव पुरस्कार मिल चुका है, जिसे फ्रांस सरकार के मानवाधिकार पुरस्कार मिला है, जिन्हें फेमिनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया हो, जिन्हें यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा के प्रचार के लिए सम्मानित किया हो, ऐसी सम्मानित शख्सियत का विरोध भला कोई क्यों ही करेगा। लेकिन तस्लीमा नसरीन का विरोध हो रहा है। कुछ कट्टरपंथी ऐसा कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकार और बांग्ला संस्कृति की बात कहने वाली एक लेखिका का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों गृह युद्ध तक की धमकी दी जा रही है, अब इसे समझ लेते हैं। मित्रों, महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि लेखक समाज का आईना होते हैं। आईना तोड़ने से हकीकत नहीं बदलती है। तस्लीमा का विरोध करने कट्टरपंथी सच दिखाने वाले इसी आईने को तोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी आईने में कट्टरपंथ का सबसे बदसूरत चेहरा दिखाई देता है। बतौर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताबों में कट्टरपंथ का सच बयान किया। मित्रों, 1993 में तस्लीमा नसरीन की पुस्तक लज्जा प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने एक हिंदू परिवार की कहानी के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के अत्याचारों का वर्णन किया था। इससे नाराज कट्टरपंथियों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तस्लीमा नसरीन ने इस्लामिक सांस्कृतिक रूढ़िवाद का विरोध किया। उन्होंने इस्लाम के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को महिलाओं के दमन का प्रमुख कारण बताया। इससे नाराज कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। 2003 में उनकी आत्मकथा द्विखंडितों के प्रकाशित होने के बाद भारत में भी कट्टरपंथियों ने भारी विरोध किया। उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी और हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला भी किया गया। 1994 में कट्टरपंथियों के विरोध और जान से मारने की धमकियों के बीच तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो करीब 10 वर्षों तक स्वीडन, यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में रही। 2004 में वो भारत आई। बांग्ला भाषा और संस्कृति से अपने गहरे लगाव के कारण उन्होंने कोलकाता को अपना ठिकाना बनाया। लेकिन कट्टरपंथियों ने ऐसा उग्र विरोध किया कि 2007 में उन्हें अपना प्रिय शहर कोलकाता भी छोड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक वो कोलकाता नहीं गई। वजह आप समझ सकते हैं। इससे पहले कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक विशेष उद्देश्य से कट्टरपंथियों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तस्लीमा नसरीन को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकी और उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो दिल्ली और अन्य शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच रही। इस तरह कट्टरपंथियों के विरोध में उनकी अभिव्यक्ति और सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित कर दिया गया। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जो समाज अपने विचारकों और लेखकों को चुप कराता है, वो अपने खुद के भविष्य को अंधकार में धकेलता है। कट्टरपंथियों ने यही किया, पूरे बंगाल के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बदलाव हुआ है। करीब 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता जा रही हैं। वैचारिक विविधता का समर्थन करने वाले कह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहाँ से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, कि हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लीमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। तस्लीमा नसरीन का साथ जो बेइंसाफी हुआ है, उसको इंसाफ दिलाना है। ये तो हम लोग का फ्रीडम है, ये हम लोग का इज्जत है, ये बंगाली का अस्मिता है। मित्रों, समझिए, ये एक लेखिका का विरोध नहीं है, ये कट्टरपंथियों का वैचारिक पाखंड है। कट्टरपंथी हर उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो उनके पाखंड को आईना दिखाती है। जब तक कट्टरपंथियों का वर्चस्व रहा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में सच बयान करने वाली हर आवाज को दबाया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल बदल चुका है। कट्टरपंथियों का पाखंड से पर्दा हट गया है। इसलिए 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंच रही हैं। उनका कार्यक्रम हो रहा है। ये उनके लिए अपने सांस्कृतिक घर वापसी लौटने जैसा है। तस्लीमा नसरीन कोलकाता वापस लौट रही हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार भी सिस्टम से कट्टरपंथ की विदाई कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वो अपील वापस ले ली है जो राज्य में ओबीसी सूची में शामिल 77 समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 2024 में राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया था। 2010 से 2012 के दौरान 77 समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। जिन 77 जातियों को ओबीसी लिस्ट से बाहर किया गया था, उसमें से 75 मुस्लिम समुदाय से थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया। यानी पहले बिना सर्वे के जिन 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था, उन्हें अब ओबीसी का दर्जा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इसमें 75 जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। समझिए, सियासी तुष्टीकरण के लिए लिया गया यह फैसला अब पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ नैतिक भ्रष्टाचार ही नहीं, पश्चिम बंगाल में हुए आर्थिक भ्रष्टाचार को लेकर भी गंभीर है। सरकार ने 2011 से मई 2026 के बीच कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और धांधली की जांच के लिए एक आयोग बनाया है। इस आयोग की अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विश्वजीत बोस करेंगे। आयोग शिक्षा, खाद्य और आपूर्ति, राहत और आपदा प्रबंधन, नगर निकाय, पंचायत, आवास जैसे विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। बंगाल बदल रहा है। अब हम श्री राम मंदिर में हो रहे व्यवस्था बदलाव का विश्लेषण करेंगे। भविष्य में दान चोरी के अधन को रोकने के लिए मंदिर ट्रस्ट नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। ट्रस्ट में अब एक नया सीईओ होगा। उसके लिए आवेदन मांगे गए थे और 2 दिन में 100 से अधिक लोगों ने आवेदन देकर मंदिर ट्रस्ट में सीईओ बनने की इच्छा भी जताई है। अब हम आपको बताएंगे इस लंबी चौड़ी सूची में कौन ट्रस्ट का पहला सीईओ बनेगा। हम आपको यह भी सुनाएंगे कि ट्रस्ट का सीईओ बनने के इच्छुक लोग भविष्य में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे। मित्रों, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी होना सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का घोर अपमान और उनके समर्पण के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। भविष्य में फिर कभी इस तरीके की आस्था पर आघात ना हो, इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत ट्रस्ट में अब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा। 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच इसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं। आज 2 दिन हो गए हैं और अब तक 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके अनुभवी लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ बनने की इच्छा जताई है। इन्हीं में से एक हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। मित्रों, वैश्विक स्तर के कारोबारी माइकल ब्लूमबर्ग का मानना है कि एक अच्छा सीईओ वो नहीं है जो ये सोचे कि उसकी कंपनी में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, बल्कि वो है जो सक्रिय रूप से ऐसी प्रणालियां बनाता है जो भ्रष्टाचार को असंभव बना दे। राम मंदिर ट्रस्ट जिसे भी सीईओ बनाएगा, उसके ऊपर भी दायित्व का यही बोझ रहेगा, ये जानते हुए भी कि अमिताभ ठाकुर जैसे 100 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रस्ट सीईओ की नियुक्ति कैसे करेगा। क्या कोई परीक्षा होगी, क्या कोई इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कौन लेगा? सीईओ की नियुक्ति के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 3 प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल बनाया है। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यही 3 सदस्य समिति सभी प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच करेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान उम्मीदवारों के निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी, नेतृत्व कौशल और हिंदू धार्मिक और सनातन परंपराओं के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को परखा जाएगा। इंटरव्यू के बाद सर्च कमेटी सबसे योग्य कुछ उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य बोर्ड को सौंपेगी। उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव जी गिरी मिलकर एक नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। 18 जुलाई यानी जिस दिन आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख है, उसके 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिर जो भी मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया जाएगा, उसका कार्यकाल 3 साल का होगा। अगर उसका कामकाज संतोषजनक रहा तो उसका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रस्ट के सीईओ को चयन के बाद अयोध्या में ही रहना होगा। वेतन और दूसरी सुविधाएं अभी तय नहीं है, वो योग्यता और बातचीत के आधार पर तय की जाएंगी। मित्रों, देश का कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन मांगते समय ही ट्रस्ट ने उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी थी। आवेदक के लिए आवश्यक है कि वो सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का पालन करने वाला हो। उसका राम भक्त होने के साथ साथ वैष्णव परंपरा से जुड़ा होना भी जरूरी है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक की आयु 50 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास प्रशासन, प्रबंधन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी जिनके पास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव रहा हो। ऐसे सभी निर्धारित योग्यता वाले उम्मीदवार ही
मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले दिनों राम के धाम में सनातनियों की आस्था पर जो आघात हुआ वो अप्रत्याशित था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम सेवा के नाम पर कुछ अधर्मी देव धन की चोरी जैसा निकृष्ट पाप करेंगे, लेकिन उन्होंने राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जिस तरह का अधर्म हुआ उसके बाद ट्रस्ट की व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है। ट्रस्ट अब राम मंदिर परिसर में नए पुजारियों की नियुक्ति की तैयारी में भी है। सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक के बाद पुजारियों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हालांकि नए सीईओ की नियुक्ति से पहले ही नई व्यवस्था के तहत कामकाज शुरू हो चुका है। दान, प्रसाद और काउंटर से होने वाली आय सहित सभी वित्तीय मदों का दैनिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आय व्यय का मिलान कर संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखे जा रहे हैं, ताकि हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को लेकर जो नोटिस दिया था उसकी समय सीमा आज पूरी हो गई। अब कभी भी इस निर्माणाधीन मकान को सील करके तोड़ा जा सकता है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि भविष्य में कोई भी चढ़ावे की चोरी या इस तरीके का कोई अनैतिक कार्य करने का दुस्साहस न कर सके। इसी तरह मंदिर ट्रस्ट भी ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जिससे किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही ना बचे। मित्रों, अब हम पीओके को जलियांवाला बाग बनाने की साजिश का विश्लेषण करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा तो पहले ही पाकिस्तान से वैचारिक रूप से अलग हो चुके हैं। अब पीओके में भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। आज पीओके में आंदोलनकारियों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च की शुरुआत की, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रची। आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आंदोलन कितना उग्र हो चुका है। इसे दबाने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को क्यों एक्टिवेट किया है और कैसे आतंकवादियों की आड़ में मुनीर जलियांवाला बाग जैसी साजिश रच रहा है। लेकिन पहले जानिए आज पीओके के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े संगठन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ एक मार्च शुरू किया गया। यह मार्च इस पूरे आंदोलन का केंद्र बने रावलकोट से मुजफ्फराबाद जा रहा है। इस मार्च में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। पीओके में जगह जगह धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मार्च को मुजफ्फराबाद जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार हजारों की संख्या में पाक रेंजर्स को फ्रंटियर फोर्स को मिलाकर तैनात किया है, जिनकी प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हो रही है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों पर जुल्म के खिलाफ आंदोलन सिर्फ पीओके में ही नहीं चल रहा। लंदन, पेरिस समेत दुनिया के कई शहरों में इसके समर्थन में प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे इस हुजूम में हजारों लोग शामिल हैं। पीओके के अलग अलग शहरों से निकल रहे ऐसे हुजूम जब मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे तो इनकी संख्या लाखों में होगी। इस बार पीओके के लोग मारने मरने की बात कर रहे हैं, इंकलाब लाने के नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारों की वजह पाकिस्तान की सरकार है, जिसने इस आंदोलन को दबाने के लिए 20,000 की संख्या में पैरामिलिट्री तैनात की है। 15 जुलाई के मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ अतिरिक्त बटालियन बुलाई गई। इससे पीओके में नरसंहार की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए नेताओं की गिरफ्तारी और हत्या करवा रहा है, लेकिन इस बार गोलियां चली तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पीओके के बच्चों ने भी सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की। धीरे धीरे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ पीओके से पाकिस्तान की पकड़ भी ढीली पड़ रही है। इस भीड़ और इसके गुस्से को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी लग रहा है इस बार पीओके हाथ से जाने वाला है। रावलाकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने साफ साफ कहा, पीओके कोई विवादित इलाका नहीं, ये मकबूजा यानी कब्जे वाला इलाका है और सारी दुनिया जानती है जिस जगह आटा और बिजली मांगने पर गोली मारी जा रही है उस कश्मीर पर किसने अवैध कब्जा करके रखा है, वो देश पाकिस्तान है। अब अमान खान ने यह बात कही है, उनके सामने 70 से 80 हजार लोग मौजूद थे और सबने शोर मचाकर इसका समर्थन किया। मित्रों, 78 साल तक पाकिस्तान ने पीओके के लोगों से कहा, जो खुशहाल कश्मीर भारत के पास है वो मकबूजा यानी कब्जे वाला है।
लेकिन आज पीओके के लोग खुद कह रहे हैं जहां वो रहते हैं उस कश्मीर पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है, और यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब आंदोलनकारियों को आतंकी बता रहा है और उन्हें आतंकी साबित करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक साजिश भी रची है। मित्रों, आईएसआई ने इसके लिए पीओके में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को एक्टिवेट किया। पीओके में आज का मार्च शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट के पास पाकिस्तानी रेंजर्स के कैंप पर एक फॉल्स फ्लैग अटैक किया। पाकिस्तान रेंजर्स के इस कैंप के पास लश्कर ए तैयबा का एक प्रशिक्षण शिविर है जिसे आतंकी रिजवान हनीफ चलाता है। इसी के गुट ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के नायक इम्तियाज अली की मौत हुई जबकि 5 अन्य घायल हुए। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद पीओके में अपने अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर कठोर कार्रवाई का बहाना तैयार करना है। आईएसआई की योजना पाकिस्तान के लोगों को यह समझाने की है कि ऐसे हमले बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े लोग कर रहे हैं जो पीओके में हो रहे आंदोलन में भी शामिल है, इसलिए इस आंदोलन को खत्म करना जरूरी है। आईएसआई की योजना जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शन के दौरान ऐसे और हमले करने की है, जिसके बाद बलूचिस्तान में मारे गए रेंजर के शवों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हताहत बताकर पेश किया जाएगा, जिससे आंदोलन को ताकत का इस्तेमाल करके खत्म करने का बहाना मिल जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ने 20,000 रेंजर्स और पैरामिलिट्री को पीओके में तैनात कर दिया है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए इस बार पीओके का आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की सरकार को 38 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था और इसके पूरा न होने पर आज से मार्च का ऐलान किया गया था, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने नहीं माना। पीओके की मांग थी पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें समाप्त की जाए। ये सीटें पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखता है। 38 सूत्रीय मांग पत्र में बिजली की दरें कम करने और आटे पर सब्सिडी की मांग की गई थी। इसके अलावा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त करने की मांग की गई ताकि सरकारी खर्च कम हो और संसाधनों का उपयोग आम लोगों के हित में किया जा सके। पाकिस्तान से मांग की गई थी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं और 600 से अधिक कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं। 5 जून से पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट और संचार सेवाएं बाधित हैं। पाकिस्तान ने पीओके तक जाने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई को भी रोक दिया है। इसलिए मांग की गई थी भोजन, दवाओं और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन पाकिस्तान पीओके को बिजली, आटा, इंटरनेट सुविधा और मूलभूत अधिकार देने को तैयार नहीं है। और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको आतंकवादी बता रहा है और उन्हें आतंकी साबित करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पर लश्कर के आतंकवादियों से अपनी फौज पर हमले की साजिश रच रहा है। मित्रों, अदृश्य होने वाले किरदार अक्सर आपने फिल्मों और सीरियल में देखे होंगे। आज हम जमीन पर ऐसे कुछ किरदारों से आपको मिला रहे हैं। ये किरदार मध्य प्रदेश में कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर नहीं है। अदृश्य हुए इन किरदारों की खोज वाली हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मेरी बाईं तरफ आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें खेत दिख रहा है। भोपाल के विदिशा रोड पर गांव मुगलिया कोट की इस जमीन पर सरकारी दस्तावेजों में श्रीराम कॉलेज नाम से बीएड कॉलेज चलता है। ऑन पेपर कॉलेज में क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, लैब है, शिक्षक है, छात्र हैं। यहां से हर साल 150 छात्र बीएड और बीएससी बीएड की पढ़ाई करके निकलते हैं। कागज पर श्रीराम कॉलेज करीब 10 साल से चल रहा है, लेकिन असल में ये सब कुछ अदृश्य है। सबसे पहले आप उस जमीन से हमारे संवाददाता अनिल नागर की रिपोर्ट देखिए, जहां कॉलेज की बिल्डिंग होनी चाहिए थी। ये आप देखेंगे यहाँ पर जितनी ज़मीन यहाँ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सरकारी जो दस्तावेज है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर श्री राम कॉलेज संचालित होता है। और यहाँ देखेंगे कि क्लासरूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, लैब होना चाहिए, फैकल्टी होना चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए। और यहाँ से हर साल 150 बीएड के जो विद्यार्थी है और बीएससी बीएड के जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई कर हर साल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखकर पूरी हकीकत समझ गए होंगे कि सिर्फ ये श्री राम कॉलेज जो है वो कागजों में संचालित हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बहुत तलाश की,
लेकिन श्रीराम कॉलेज नहीं मिला। हमने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से श्रीराम कॉलेज की इमेज बनाई। जमीन पर यह कॉलेज होता तो शायद ऐसा ही होता। जमीन पर तो नहीं, लेकिन कागज पर यह कॉलेज इससे भी शानदार है। सिर्फ यही एक कॉलेज नहीं है। बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय के दस्तावेज के मुताबिक यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 129 बीएड कॉलेज हैं। इनमें 2 सरकारी और 127 निजी कॉलेज हैं। शिकायत मिलने पर प्राइवेट कॉलेजों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 25 कॉलेजों में कमियां मिली। जांच में 5 कॉलेजों में गड़बड़ियां पाई गई। 3 कॉलेज ऐसे मिले जो रजिस्टर्ड पते पर नहीं, किसी और जगह चल रहे थे। 2 कॉलेज अपने पते पर नहीं मिले। सोचिए, जहां कॉलेज होने चाहिए वहां खेत है। 125 में से 25 बीएड कॉलेज नियम और तय स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर रहे। इन कॉलेजों में कितनी गड़बड़ी है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीराम कॉलेज की तलाश में निकले थे। 10 साल से कागजों पर चल रहे इस अदृश्य कॉलेज के बारे में हमने आसपास के लोगों से भी पूछा, क्या उन्हें श्रीराम कॉलेज कभी दिखा? सुनिए लोगों ने क्या कहा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ श्रीराम कॉलेज चलता है क्या? यहाँ कहीं नहीं चलता। नहीं। कौन कौन से कॉलेज है यहाँ? कभी श्रीराम कॉलेज की कोई बिल्डिंग देखी आपने यहाँ? नहीं देखी। क्या करना है आप यहाँ? डाक देने आया था। कहाँ पर? बुगलामुखी कॉलेज। अच्छा, ये श्रीराम कॉलेज का भी डाक आता है क्या कभी? कभी कभार आता है, फिर वो पता नहीं है इधर श्रीराम, इसलिए रिटर्न कर देते हैं हम उसको। अच्छा, यहाँ पे मिलता ही नहीं है? नहीं। एड्रेस यही का आता है? हम बुगलामुखी मुगलिया कोट लिखा आता है। अगर श्रीराम, हम तो बुगलामुखी को यही जानते हैं, और ये एक गोकुलदास, हाँ, इसको जानते हैं, इसलिए इधर ही डाक दे के जाते हैं, इसके रिटर्न कर देते हैं। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गौ सेवा के लिए समर्पित रहे श्री नंद किशोर गोयनका जी का आज पंचतत्व में विलीन हो गए। वो हिसार के अग्रोहा धाम की पवित्र भूमि में आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अग्रोहा के गोयनका उद्यान में नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। नंद किशोर गोयनका जी के अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री और कई सांसद विधायक भी पहुंचे। उनके अलावा हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों से आए हजारों लोगों ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके विचार हमेशा बने रहेंगे। गोयनका जी हमारे बीच में शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार और जिस विचारों के वो धनी थे, और जितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य अपना परिवार के नाते, अपने बाकी सब चीज़ों के नाते, खास करके अग्रोहा धाम के नाते जो खड़ा किया है, ये विचार हमेशा हमेशा स्मरण रहेगा। स्मरणीय इन विचारों के धनी गोयनका जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं हैं, विचारों से हैं। तो भी जैसे अपने एक परंपरा है, मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अंतिम संस्कार के दौरान नंद किशोर गोयनका जी की यादों और विचारों को सहेजने के लिए एक बड़ी घोषणा की गई। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने श्री नंद किशोर गोयनका जी की याद में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ऐलान किया। गुजरात के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ समझौते के तहत ये यूनिवर्सिटी अग्रोहा में शुरू की जाएगी। गोयनका परिवार की 32 एकड़ जमीन पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। हम परिवार के चारों भाइयों ने ये निर्णय किया क्योंकि ये इलाका पूरा एंटरप्रेन्योर्स का इलाका है, तो सरकारी संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उनसे हमने एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी गोयनका जी के नाम से स्थापित करेंगे। परिवार की इधर सामने ही 32 एकड़ जगह पड़ी है, उसका उपयोग करेंगे। लगभग 100 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी पे आएगा। साथ में गोयनका जी की विरासत आगे भी चले, उसके लिए इस संस्थान में, इस यूनिवर्सिटी में समाज सेवा और समाज को देना, हाउ टू गिव, ऐसा भी एक कोर्स हम साथ में चालू करेंगे। किसी समाज सेवी की याद में यूनिवर्सिटी की स्थापना का अर्थ है उनके जीवन, दर्शन और मूल्यों को जीवंत रखना, ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाना जो उनके सपनों को शिक्षा और समाज कल्याण के जरिए आगे बढ़ाएगा। ये यूनिवर्सिटी इस मायने में भी अलग होगी, यहाँ समाज सेवा के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।
इस तरह युवाओं को समाज सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज को कुछ लौटाने की भावना से जोड़ा जाएगा। वो समाज सेवा जिसके लिए श्री नंद किशोर गोयनका जी जीवन भर समर्पित रहे। उनके प्रयासों और मार्गदर्शन से अनेकों शिक्षण संस्थान अस्तित्व में आए थे। श्री नंद किशोर गोयनका जी व्यवसाय से अर्जित धन के समाज सेवा और सामाजिक उत्थान में उपयोग के जीवंत उदाहरण थे। श्रमदान और धनदान में वो कभी पीछे नहीं हटे। अब उनके गोलोक गमन के बाद भी शिक्षा से जुड़ी ये यात्रा गोयनका परिवार उसी भावना से जारी रखेगा। श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने जीवन काल में अग्रोहा धाम के विकास के लिए कई काम किए। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा को अपनी कर्म भूमि बनाकर उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। पूरे समाज को एक छत के नीचे लाकर सामाजिक एकता का संदेश दिया। अब उनके निधन के बाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के माध्यम से गोयनका परिवार समाज सेवा की उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाएगा। यह यूनिवर्सिटी अग्रोहा धाम और युवाओं के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित करेगी। मित्रों, अब हम ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करेंगे। आज भारतीय रेलवे ने अपनी 24 साल पुरानी IRCTC वेबसाइट को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए आज रात 9 बजे नई वेबसाइट का बीटा वर्जन आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया। बीटा वर्जन किसी नई वेबसाइट या ऐप का ऐसा संस्करण होता है जिसे पूरी तरह लॉन्च करने से पहले आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए उसको जारी किया जाता है। इसका मकसद ये देखना होता है कि कहीं कोई तकनीकी कमी तो नहीं है और लोगों का अनुभव कैसा रहता है। इसके बाद मिले सुझाव के आधार पर अंतिम बदलाव किए जाते हैं। वेबसाइट इस्तेमाल करने के बाद यात्री अपने सुझाव और शिकायतें भी भेज सकेंगे। रेलवे ने टिकट बुकिंग के पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। बार बार आने वाला कैप्चा लगभग हटा दिया गया है। परेशान करने वाले पॉपअप और चमकदार विज्ञापन हटा दिए गए हैं। एक ही स्क्रीन पर सभी कोटा और श्रेणियां यानी जनरल, तत्काल और प्रीमियम तत्काल की उपलब्धता दिखाएंगे। टिकट बुक करने के लिए पहले से कम स्टेप्स पूरे करने होंगे। जिन यात्रियों की जानकारी पहले से सेव होगी उनके लिए दोबारा टिकट बुक करना काफी आसान होगा। वेबसाइट का डिजाइन साफ, सरल और मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है, यानी मोबाइल से टिकट बुक करना आसान हो जाएगा। डीएनए में आज का संदेश, रिपोर्ट कार्ड भविष्य नहीं लिखता, अनुशासन भविष्य लिखता है। इसलिए अंक मत बढ़ाइए, अपना अनुशासन बढ़ाइए, क्योंकि अनुशासन बढ़ेगा तो अंक अपने आप बढ़ जाएंगे।